दोस्तों नमस्कार। आजकल राजनीति काफी गर्म है। आपको याद होगा प्रयागराज में बटुकों की चुटिया खींची गई थी और प्रयागराज के अफसरों ने ऐसा काम किया था। और जिन बटुकों की चुटिया खींची गई थी उन्हें घसीटा गया था। वो शंकराचार्य ज्योतिष मठ के स्वामी अवधूतेश्वरानंद के शिष्य थे। वो विवाद अभी भी जिंदा है। शंकराचार्य वहां से चले गए बिना स्नान किए संगम में, लेकिन वह विवाद एक एक करके धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य भी बीच बीच में योगी जी के खिलाफ बोलते रहते हैं और योगी जी भी उनका जवाब देने में चूकते नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक तीसरे व्यक्ति की इसमें एंट्री लेने की। आज हम बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक की, जो डिप्टी सीएम है। ब्रजेश पाठक कल एक प्रोग्राम में जाते हैं और उस प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जो बटुकों की चोटी खींची गई वो महापाप है। सवाल यह है कि महापाप है तो इस महापाप का जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अगर है तो उसके लिए ब्रजेश पाठक जिम्मेदार नहीं है? और अगर ब्रजेश पाठक जिम्मेदार नहीं है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने कही एक्शन की बात। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही। आज आज उन्होंने बटुकों 101 बटुकों का अपने आवास पर बुला करके उनका चंदन टीका किया, उनका सम्मान किया, उन पर पुष्प की वर्षा की। लेकिन शंकराचार्य इसके बाद भी खुश नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद का इसके बाद एक बयान आया है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक तौर पर उन्होंने ऐसा किया है ब्रजेश पाठक, और ब्रजेश पाठक के पास कोई पावर नहीं है। ये सब वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी हैं। अवनीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और ब्रजेश पाठक क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं क्या? जिस तरीके से कल उन्होंने एक बात कही, जब एक सवाल आया उस कार्यक्रम में, और उस सवाल के जवाब में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि हमारे नेता से क्यों झगड़ा कराना चाहते हैं। और आज उन्होंने 101 बटुक ब्राह्मणों को अपने आवास पर बुलाया और उनका चंदन टीका किया और उनकी आरती वगैरह उतारी, पुष्प वर्षा किया। ये सब क्या है? देखिए सब राजनीति में एक बात कहते हैं और कहते हैं कि वक्त की कद्र जिसने की वो मुकद्दर का सिकंदर लिखा गया, और जो ठहर कर सोचता रहा वो मौका चूक गया। एक और बात जो कही जाती है वो ये कि कल पर जो टाल देता है वो अक्सर यही कहते हैं कि हाथ में जो मौका था वही किस्मत से फिसल गया। दरअसल बड़ी देर कर दी मेहरबान। वाह। जब घटना हुई और घटना के समय एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी तब खामोशी थी। हाँ, ऐसा लगा जैसे मुंह टेप पर डबल लगाओ। टेप लगा हुआ था। तब पहले वाले डिप्टी सीएम बोल रहे थे, अब दूसरे वाले डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। पहले वाले डिप्टी सीएम जब बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि शंकराचार्य जी भगवान है, भगवान को जो है स्नान करने जाना चाहिए, और उनका हमारे यहाँ बहुत ही उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लिहाजा मेरा निवेदन है कि वो स्नान करने जाए। अब अगर शंकराचार्य जी भगवान थे और वो स्नान करने नहीं जा रहे थे, रुष्ट थे, तो मनाने का काम किसका था? मनाने की जिम्मेदारी, उनको स्नान तक ले जाने की जिम्मेदारी अपने सरकार के किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी कृत्य से अगर उनकी नाराजगी है तो उनके सामने जाकर के माफी दिराफी कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब प्रयागराज तो कम से कम उन्हीं के जुरिडिक्शन में आता था, केशव मौर्य जी के। और केशव जी उस प्रयागराज के इलाके में तो कम से कम चाहेंगे कि हर एक चीज, प्रधानमंत्री आएंगे तो वो उनको रिसीव करेंगे, मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके साथ मौजूद रहेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे तो मौजूद रहेंगे, कुंभ मेले की तैयारी की बैठक होगी तो वो उसमें मौजूद रहेंगे। शंकराचार्य जी का अपमान होगा तो वो केवल जुबान से काम चला लेंगे? उनको भगवान कह रहे हैं लेकिन उसी प्रयागराज में जाने के बावजूद वो उनको जाकर के मान मनोवल माफी नहीं मांग सकेंगे? ये कैसा दोहरा दोहरी बात होगी। और अब 1.5 महीने बाद ब्रजेश जी को भी ये याद आया है कि भाई हमको बटुकों को ध्यान देना चाहिए था। कहाँ थे आप? इतने लंबे वक्त तक क्यों इंतजार थे? विधानसभा का लगभग सत्र खत्म होने जा रहा है बजट का,
और अब आपको याद आया, एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में आपने बोल दिया, आज बटुकों को बुला करके उनका सम्मान कर दिया। देखने में तस्वीर बड़ी अच्छी लगी, लगा किसी को जो है बटुकों से प्रेम है, किसी को ब्राह्मण समाज से प्रेम है, किसी को ये अपमान उसके गले नहीं उतरा है। लेकिन कब जरूरत थी उनको न्याय की? जब उनकी शिखाएं खींची जा रही थी और रक्त संचार उनकी उनके मस्तिष्क में बढ़ा था, उनको तकलीफ थी, चोट थी, उनकी सम्मान को चोट पहुंची थी, तब मरहम की जरूरत थी? या जब घाव भरने लगे तब उसको दोबारा कुरेद देने से उनका इलाज हो गया? इसको मरहम कहेंगे या दोबारा दोबारा कुरेद देने वाली बात करें? ये कुछ तो लगता है जख्म वक्त दोबारा, के ये साथ तो भर लगता जाते है हैं। दोबारा कुरेदने जैसी बात है कि इस जो जो ये घाव जो शंकराचार्य के ऊपर और बटुकों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर हुआ, पैदा किया गया था, जो दिया गया था, उस घाव को क्रोधित करके एक तरीके से उन्होंने हरा कर दिया। नहीं, और इसीलिए इसीलिए मेरे दिमाग में बार बार ये बात इसीलिए आती है। ठीक है कि उन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड तो सही है, लेकिन बहुत देर से लिया हुआ स्टैंड। हम्म। उनको अपने कैबिनेट के दौरान ये कैबिनेट बैठक के दौरान ये स्टैंड लेना चाहिए। उनको हम्म। बहुत पुरजोर तरीके से दोनों डिप्टी सीएम को मिलकर मुख्यमंत्री से कहना चाहिए था कि साहब आप इस पे एक्शन लीजिए। गृह विभाग आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, नियुक्ति आपके पास है। आप वहां के कमिश्नर डीएम को, मेलाधिकारी को हटाइए या फिर उनके खिलाफ जांच बैठाइए कि आपको गलत रिपोर्ट किसने दी। आप इसको लगातार खींचते जाए। देखिए, ये बीजेपी के लखनऊ और दिल्ली के टकराव का द्योतक भी एक उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि कई बार राजनीति में इशारे पर भी काम होता है। आपने ब्रजेश पाठक का भाषण सुना होगा, उसकी जो दूसरी लाइन थी वो क्या थी? ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, ऊपर और वाला ऊपर सत्य। वाले के पास बही खाता है, और बही खाते में सब लिखा जा रहा है। हम्म। ये ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला भगवान है, या ये ऊपर वाले मोदी जी, शाह जी हैं? किनके बही खाते में हिसाब किताब लिखा जा रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो रही थी। और ये ठीक है कि ब्रजेश पाठक ने एक अच्छा मौका देखा, और इस दृष्टि से देखा कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसी विधानसभा के सत्र में बजट पर जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी, वहां पर हुए जो वहां पर घटना हुई उसको लेकर के भी एक बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया थी, बहुत हम्म। साफ स्टैंड था उनका। तो ये मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का स्टैंड शुरू से कम इस बात को लेकर के क्लियर था। नहीं, क्लियर उनको है। इसमें और कोई मरम्मत नहीं देनी। उसमें कोई मरम्मत तो दे नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इसलिए पॉलिटिक्स। इसलिए बावजूद इसके कि कंटिन्यूअस ये हिंदुत्व की पिच थी, और इस पिच पर वो टकराव कम से कम नहीं चाहते हैं। और शंकराचार्य जी से कम टकराव बिल्कुल ही नहीं चाहते रहे, क्योंकि पहले से ही शंकराचार्यों, अलग अलग पीठों के शंकराचार्य अलग अलग मामलों में बीजेपी और आरएसएस से नाराज ही चल रहे हैं। वो चाहे मुद्दा राम जन्मभूमि पे बने मंदिर के उद्घाटन का हो, या फिर अलग अलग तरीके की उनकी अपनी भूमिकाओं में इन संदर्भों का इस्तेमाल करने का हो, वो बार बार इस चीज को लेकर के सवाल उठाते रहे। और इसलिए हम अभी भी यही बात देख रहे हैं कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी आवश्यकता कब थी। खैर, बोला। और बड़ी अब इंटरेस्टिंग अब आप ये बात। कह सकते हैं कि देर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। कम से कम पाठक जी ने ये बात कह दी, कम से कम उन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष की बात कर दी। लेकिन देखिए, लेकिन 2027 में अब चुनाव है देवकी जी। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, और चुनाव के दृष्टिगत ब्राह्मण समाज की नाराजगी को बीजेपी दरकिनार नहीं कर सकती है, यहाँ पर मैं जानते हैं। नहीं, एक वोटर के तौर पर। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जो है खुश नहीं है, इस ये जो सम्मान हुआ है इससे भी वो खुश नहीं है। अवमुक्तेश्वरानंद से जब आज किसी ने पूछा कि डिप्टी सीएम ने ऐसा किया है, तो उन्होंने और कहा कि ये महापाप लगेगा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बटुकों की चुटिया खींची है, तो अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इससे पता चलता है कि वे कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है, उनके पास नहीं, ये पावर बात तो नहीं हम लोगों है। ने कल परसों के डिस्कशन में भी ये बात हमने कही थी कि हाँ, भाई अगर और आपको एक ये एक बात और एक महापाप। बात और एक बात और हम्म। उन्होंने कहा कि 101 बटुकों की जो उन्होंने पूजा की है, वह भावना तो दिखाई है। और हम्म। उन्होंने कहा कि इसको एक तरीके से राजनीति करने की ये कोशिश हम्म। है। नहीं, मैं तो इसमें इस बात को जोड़ता हूं सर, कि ये ठीक है कि उन्होंने इस चीज को लेकर के एक अपनी प्रतिक्रिया दी, एक मोटी तौर पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसी बात पर स्पष्टता नहीं दी है। बहुत सारी बातों पर
ब्रजेश पाठक का अगर आप भाषण सुनेंगे तो हम्म। बहुत सारे विषयों पर उन्होंने यहाँ पर स्पष्टता करने की कोशिश की। लेकिन ये दिखाई पड़ा है कि यूजीसी के बाद, और खास तौर पर एक जो पॉलिटिकल स्टैंड ब्राह्मण समाज के वोटर्स ने या जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मायावती और अखिलेश यादव जिस तरीके का इस मुद्दे पर अपना पक्ष जितनी सावधानी के साथ रख रहे हैं, ये सारी हम्म। चीजें बीजेपी को चिंता में डाल रही है। हम्म। और इसलिए अब बीजेपी छोटे छोटे मुद्दों पर काम करने की कोशिश कर रही है। अब ब्रजेश हम्म। पाठक चूंकि ब्राह्मण लीडरशिप ही है बीजेपी की, वो सबसे बड़े नेता एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए हैं, ब्राह्मणों के जो डिप्टी सीएम इसीलिए उनको बनाया है। बीजेपी उनमें भरोसा करती है कि भाई वो सबसे बड़ा चेहरा है या सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जोड़ पाएंगे। तो अब इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो इस मुद्दे को पर एक स्ट्रांग स्टेटमेंट रखें। अगर आपको याद हो तो ब्रजेश पाठक ने योगी 1.0 में एक दो मुद्दों पर, खासतौर पर रायबरेली में जो सामूहिक हत्या हुई थी 5 लोगों की, उस मुद्दे पर और एक दो और मुद्दों पर काफी कड़ा स्टैंड लिया था। और उस कड़े स्टैंड को लेने का फायदा यह रहा कि वो उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी छवि इस तरीके की बनी कि कम से कम इस सरकार में कोई एक ब्राह्मण नेता है, मंत्री है, जो एक पॉलिटिकल स्टैंड ले सकता है, समाज में उसकी एक्सेप्टेंस है। और वो कई जगहों पर गए, लोगों कुछ हत्याएं हुई, कुछ घटनाएं हुई, उनमें मिलना मिलाना, वहां लोगों को समझाना बुझाना, इसमें उनकी भूमिका दिखाई पड़ी और इसलिए उनका पॉलिटिकल प्रमोशन हुआ। वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में चौथे पांचवें छठवें नंबर पर मंत्री रहे होंगे, वो टॉप 3 में आ गए। और उनको दिनेश शर्मा जैसे पुराने कार्यकर्ता को हटा करके, जो आरएसएस एबीवीपी के बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, पुश्तैनी तौर पर भाजपाई ठीक और है। संघी थे, उनको किनारे करके और लाया गया ब्रजेश पाठक को वहां पर उप मुख्यमंत्री बना करके। अब अगर आप इस तरह की बात कह जाएं, ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि बगैर ये किसी राजनीतिक समर्थन के हो रहा। मैं मानता हूं कि इसमें एक बड़ा राजनीतिक समर्थन भी जरूर उनको मिला, एक मैंडेट तो उनको है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है, उस पॉलिटिकल स्टाइल में बगैर पॉलिटिकल मैंडेट के वो कोई स्टैंड नहीं लेते। तो इस बार भी जो उन्होंने स्टैंड लिया, ये मान के चलिए कि उनको एक कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या बैकिंग है, जिसको लेकर के उन्होंने ये स्टैंड लिया। हम्म। और चूंकि अब जानते हैं कि अब समाज का प्रतिनिधित्व करना है, समाज के मुद्दे को आगे लेके जाना है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक दबाव बनाना है। वो दबाव तभी बनेगा जब मुद्दों का दबाव होगा, उन मुद्दों का दबाव होगा जो समाज में घर कर गए। तो ये बटुकों का मुद्दा समाज में घर कर गया है। चौराहों, गलियों, मोहल्लों में इस घटना को लेकर के लोगों के अंदर एक रोष है। सरकार से मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, इस मुद्दे को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन कुछ हीला हवाली हुई। और अभिमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोके जाने को या उनके स्नान के लिए जाने को लेकर के और बटुकों के साथ हुए मारपीट के मामले को सेपरेट मामला बनाया जा सकता है, हम्म। अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप उसको राजनीतिक तौर पर हैंडल कर सकते थे और इसको एक क्रिमिनल केस के तौर पर हैंडल कर सकते थे कि भाई उन पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, उनको मारा नहीं जाना चाहिए था। जब आज उन्होंने अपने आवास पर बुला करके बड़ा सुंदर चित्र उनका आया है कि वो उनका हाँ। सम्मान कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब संघ प्रमुख उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, रात को सीएम से मिले थे, आज दोनों डिप्टी सीएम से सुबह मिले थे। हम्म। जी। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और आज बड़ी घटना, बड़ा सुंदर चित्र था, बड़ा सुंदर दृश्य था वो। लेकिन आगे क्या होगा, इसके लिए हमको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। क्या इससे ब्राह्मण खुश हो जाएगा? क्या वह बटुक ब्राह्मण जिनकी चुटिया खींची गई थी, जिनके वस्त्र खींचे गए थे, क्या वो जो श्राप दे रहे होंगे, जो उनके मन में रहा बात रही होगी, क्या वो खत्म हो गया होगा? इन सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ब्राह्मणों की नाराजगी क्या ब्रजेश पाठक दूर कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है।